Hello everyone, this is the second video on the topic of transport in plants। तो आज भी हम इसी डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर मेनली ड्यू टू डिफ्यूजन, उसे कहा जाता है ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन जो होता है मेनली बाय द स्टोमेटा हमें देखने को मिलता है। इस तरह से लीव्स में प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा जो कि ट्रांसपिरेशन में रोल प्ले करते हैं। वाटर अगर वाटर वेपर की फॉर्म में जो है वो लॉस होता है वाटर का, उसे कहा जाता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन जो है वो तीन तरह का देखने को मिलता है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन एंड लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटल का मतलब है बाय द स्टोमेटा होता है, मोस्टली 80% प्लांट्स में स्टोमेटा की हेल्प से होता है। सेकंड है क्यूटिकुलर, क्यूटिकल की हेल्प की जो क्यूटिकल होती है उसकी हेल्प से भी स्टोमेटा देखने को मिलता है। एपिडर्मिस के ऊपर की लेयर को क्यूटिकल कहा जाता है, जो वैसे तो ट्रांसपिरेशन को ना होने से रोकने के लिए होती है, लेकिन कुछ केसेस में क्यूटिकल से भी ट्रांसपिरेशन देखने को मिलता है। लेंटिकुलर जो सेल्स होते हैं, लेंटिसेल्स जो होते हैं वो भी ट्रांसपिरेशन करते हैं, और लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं डाइकॉट्स प्लांट्स में। ये मोस्टली फीचर होता है डाइकॉट्स का एंड जिम्नोस्पर्म। जो भी सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं प्लांट्स उनमें हमें देखने को मिलते हैं लेंटिकुलर सेल। इनमें बार की फॉर्मेशन जो है होती है। नेक्स्ट इज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। जो स्टोमेटा की हेल्प से ट्रांसपिरेशन होता है उसे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और स्टोमेटा के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टोमेटल एपरेटस हमें देखने को मिलता है। ये एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है। इस तरह से एपिडर्मिस की लेयर होती है, उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा के स्ट्रक्चर की बात करें तो गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल एंड स्टोमेटल पोर इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ग्रीन होते हैं, एपिडर्मल सेल्स होते हैं एंड इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। जियाजेंथिन इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। डाइकॉट की बात करें तो किडनी एंड बीन शेप्ड होते हैं, और इन केस ऑफ मोनोकॉट डम्बेल शेप गार्ड सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सब्सिडरी सेल जो होते हैं गार्ड सेल के आउटरली देखने को मिलते हैं, और ये नॉन ग्रीन एपिडर्मल सेल्स होते हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, अब्सेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। और स्टोमेटल पोर जो है वो हमें बीच में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो है वो ट्रांसपिरेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोमेटल एपरेटस डाइकॉट में किस तरह से देखने को मिलता है। तो गार्ड सेल्स जो होते हैं डाइकॉट्स में वो किडनी शेप्ड होते हैं, किडनी शेप गार्ड सेल्स होते हैं, और इन गार्ड सेल्स में सेलुलोज के माइक्रोफाइबर्स देखने को मिलते हैं जो रेडियली अरेंज्ड होते हैं गार्ड सेल्स में। और गार्ड सेल के आउटरली हमें सब्सिडरी सेल्स देखने को मिलते हैं, और बीच में देखने को मिलते हैं स्टोमेटल पोर। मोनोकॉट की बात करें तो इनके जो गार्ड सेल्स होते हैं वो डम्बल शेप देखने को मिलते हैं, और बीच में इसमें देखने को मिलता है स्टोमेटल पोर, और गार्ड सेल के बाहर देखने को मिलते हैं सब्सिडरी सेल्स। तो इस तरह से डाइकॉट और मोनोकॉट का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्टोमेटा ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओपनिंग। ओपनिंग के बेसिस पे दो तरह के होते हैं। फोटोएक्टिव का मतलब है विच ओपन्स ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज ड्यूरिंग द नाइट। इस तरह के स्टोमेटा को कहा जाता है फोटोएक्टिव स्टोमेटा। सेकंड है स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा विच ओपन ड्यूरिंग द डार्क एंड नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग द डे। जो ओपन होते हैं डार्क या नाइट के टाइम और क्लोज होते हैं दिन के टाइम, उसे कहा जाता है स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा। और ये देखने को मिलते हैं कैम्प प्लांट में, जिन्हें जीरोफिटिक प्लांट्स कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ स्टोमेटा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ गार्ड सेल एंड सब्सिडरी सेल। गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल के ओरिजिन के बेसिस पे दो तरह के स्टोमेटा होते हैं। फर्स्ट इज हैप्लोचेलिक स्टोमेटा व्हेन गार्ड सेल एंड सब्सिडरी सेल डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट मदर सेल। अगर डिफरेंट मदर सेल से वो डिराइव्ड हुए हैं तो उन्हें कहा जाता है हैप्लोचेलिक। एंड सिंडेटोचेलिक का मतलब है व्हेन गार्ड सेल एंड सब्सिडरी सेल डिराइव्ड फ्रॉम सेम मदर सेल। अगर वो सेम मदर सेल से ही डिराइव्ड हुए हैं दोनों, गार्ड सेल एंड सब्सिडरी सेल, तो उसे कहा जाता है सिंडेटोचेलिक स्टोमेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोमेटा के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट हम बात करते हैं एप्पल मलबरी टाइप। एप्पल मलबरी टाइप जो स्टोमेटा होते हैं वो स्टोमेटा सिर्फ और सिर्फ लोअर सरफेस में प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है एप्पल मलबरी टाइप। और दूसरा जो टर्म यूज की जाती है अगर स्टोमेटा सिर्फ लोअर सरफेस पे हो तो उसे कहा जाता है हाइपोस्टोमेटिक। सेकंड इज पोटैटो टाइप। स्टोमेटा मोर ऑन द लोअर सरफेस देखने को मिलते हैं पोटैटो टाइप में। थर्ड इज ओट टाइप। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो ऑन द बोथ सरफेस स्टोमेटा, उसे कहा जाता है ओट टाइप। और जो टर्म यूज की जाती है अगर स्टोमेटा दोनों सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसे कहा जाता है एम्फिस्टोमेटिक। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर लिली टाइप। स्टोमेटा ओनली ऑन द अपर सरफेस। इसमें स्टोमेटा सिर्फ और सिर्फ अपर सरफेस पे देखने को मिलते हैं, और अगर स्टोमेटा सिर्फ अपर सरफेस पे ही हो तो उसे कहा जाता है एपिस्टोमेटिक स्टोमेटा। नेक्स्ट टाइप है पोमेटोजेटन टाइप स्टोमेटा। नॉन फंक्शनल या एस्टोमेटिक होते हैं ये। जब स्टोमेटा जो है वो नॉन फंक्शनल हो उसे कहा जाता है पोमेटोजेटन टाइप। इन सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट प्लांट्स में ये देखने को मिलते हैं। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं इस तरह के स्टोमेटा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्टोमेटा ऑन द बेसिस ऑफ डेली मूवमेंट के बेसिस पे डिफरेंट टाइप के स्टोमेटा होते हैं। अल्फा अल्फा टाइप स्टोमेटा जो होते हैं वो स्टोमेटा ओपन रहते हैं थ्रू आउट द डे एंड नाइट, दोनों दिन में भी और रात में भी ओपन रहते हैं, उस तरह के स्टोमेटा को कहा जाता है अल्फा अल्फा टाइप, और ये देखने को मिलता है पी, बीन्स, मस्टर्ड एंड रेडिश में। नेक्स्ट इज पोटैटो टाइप, स्टोमेटा ओपन थ्रू आउट द डे एंड नाइट एक्सेप्ट फ्यू आवर इन द इवनिंग। तो स्टोमेटा जो है वो थ्रू आउट डे और नाइट जो है वो ओपन रहते हैं, एक्सेप्ट फ्यू आवर इन द इवनिंग में ओपन नहीं होते हैं। इस तरह के स्टोमेटा को कहा जाता है पोटैटो टाइप, और ये देखने को मिलते हैं पोटैटो, अनियन, कैबेज एंड पम्पकिन में। नेक्स्ट इज बार्ले टाइप, स्टोमेटा ओपन ओनली फ्यू आवर ड्यूरिंग द डे। इस तरह के स्टोमेटा होते हैं बार्ले टाइप, और ये देखने को मिलते हैं सीरियल्स में। नेक्स्ट टाइप इज इक्विसिटम टाइप, स्टोमेटा सेल्डम क्लोज। मोस्टली जो स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज होते हैं, उसे कहा जाता है, और ये देखने को मिलते हैं सेगिटोरिया एंड इक्विसिटम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्टोमेटा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल। सब्सिडरी सेल के नंबर के बेसिस पे स्टोमेटा डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो टाइप हैं इसके, फर्स्ट इज एनिमोसिटिक स्टोमेटा। ये रैनोनक्लेसी फैमिली में देखने को मिलते हैं, और इसमें जो सब्सिडरी सेल्स होते हैं वो मैनी देखने को मिलते हैं, लेकिन इरेगुलरली होते हैं। तो ये गार्ड सेल हैं, गार्ड सेल के आउटरली हमें जो देखने को मिल रहे हैं वो सब्सिडरी सेल हैं, लेकिन बहुत सारे सब्सिडरी सेल हैं लेकिन इरेगुलरली वो अरेंज्ड हैं, तो इन्हें कहा जाता है एनिमोसिटिक स्टोमेटा। नेक्स्ट है एनिसोसिटिक स्टोमेटा। जो एनिसोसिटिक स्टोमेटा होते हैं क्रूसीफरेसी फैमिली में देखने को मिलते हैं। ये 3 सब्सिडरी सेल्स जो हैं इसमें देखने को मिलते हैं, 1 स्मॉल होता है सब्सिडरी सेल और 2 जो है लार्ज होते हैं। तो ये जो गार्ड सेल्स होते हैं इसके बाहर हमें सब्सिडरी सेल देखने को मिलते हैं, 2 इसमें लार्ज सब्सिडरी सेल होते हैं और 1 इसमें स्मॉल सब्सिडरी सेल होता है। इस तरह के स्टोमेटा को कहा जाता है एनिसोसिटिक स्टोमेटा। नेक्स्ट इज पैरासिटिक, जो रूबिएसी फैमिली में देखने को मिलते हैं। इसमें 2 सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पैरेलल होते हैं गार्ड सेल से, जैसे गार्ड सेल हैं इसी के पैरेलल हमें सब्सिडरी सेल देखने को मिलते हैं। इस तरह के स्टोमेटा को कहा जाता है पैरासिटिक स्टोमेटा। नेक्स्ट टाइप इज डाइसिटिक स्टोमेटा, जो कैरियोफाइलेसी फैमिली का फीचर है, जिसमें कि 2 गार्ड सेल्स देखने को, 2 सब्सिडरी सेल देखने को मिलते हैं जो परपेंडिकुलर टू गार्ड सेल होते हैं। तो गार्ड सेल जो अगर है उनके परपेंडिकुलर ही हमें देखने को मिलते हैं ये 2 सब्सिडरी सेल। इस तरह के स्टोमेटा को कहा जाता है डाइसिटिक स्टोमेटा। नेक्स्ट टाइप इज एक्टिनोसिटिक स्टोमेटा। एक्टिनोसिटिक जो स्टोमेटा है ये देखने को मिलते हैं एबिनेसी फैमिली में, और मैनी सब्सिडरी सेल्स इसमें होते हैं। गार्ड सेल के अराउंड मैनी सब्सिडरी सेल होते हैं, बट इन सर्कल में वो देखने को मिले तो ये गार्ड सेल है, और गार्ड सेल के अराउंड हमें बहुत सारे सब्सिडरी सेल देखने को मिलते हैं, बट ये सर्कल में जब हमें देखने को मिलते हैं तो ये फीचर है एक्टिनोसिटिक स्टोमेटा का। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टोमेटा की, इन डायकॉट लीफ में हमें जो स्टोमेटा देखने को मिलते हैं हाइपोस्टोमेटिक वो होते हैं। हाइपोस्टोमेटिक का मतलब है ओनली लोअर सरफेस में ही स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। इन मोनोकॉट लीफ की बात करें तो आइसोस्टोमेटिक टाइप होते हैं। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोमेटा ऑन द बोथ सरफेस जो है वो देखने को मिलते हैं मोनोकॉट लीफ में, और इस तरह के स्टोमेटा को कहा जाता है आइसोस्टोमेटिक टाइप। संकल स्टोमेटा जो होते हैं वो डीपली सीटेड होते हैं। इन ये देखने को मिलते हैं जीरोफाइट जो होते हैं प्लांट्स, उनमें हमें संकल स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टर्म है जो ग्रामिनेशियस टाइप। ग्रामिनेशियस टाइप जो स्टोमेटा होते हैं जिसमें गार्ड सेल डंबल शेप्ड होते हैं, इस तरह के स्टोमेटा को कहा जाता है ग्रामिनेशियस टाइप स्टोमेटा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए वेरियस थ्योरी जो हैं वो दी गई हैं। फर्स्ट थ्योरी है जिसे कहा जाता है गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस। ये इसे प्रपोज किया था बाय वॉन मोहल ने। इस तरह से गार्ड सेल्स होते हैं, गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस देखने को मिलती है। तो इसमें प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट जिन्हें कहा जाता है जियाजेंथिन क्लोरोप्लास्ट। इन क्लोरोप्लास्ट में जब फूड की फॉर्मेशन होती है, देन फूड की फॉर्मेशन की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है एंड वाटर जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाता है। तो वाटर पोटेंशियल अगर डिक्रीज हो जाएगा तो इसमें फिर वाटर एंटर करेगा और यहाँ देखने को मिलेगी एंड ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस की वजह से जो गार्ड सेल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। गार्ड सेल्स में हमें रेडियली अरेंज माइक्रोफाइब्रिल्स देखने को मिलते हैं। तो इन गार्ड सेल रेडियली अरेंज सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं जो फेवर करते हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। नेक्स्ट बात करते हैं इसी चीज को कि किस तरह से डे में ये प्रोसेस होती है। ड्यूरिंग द डे टाइम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है गार्ड सेल्स में, जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ फूड होता है गार्ड सेल में, और जो
वाटर पोटेंशियल होता है वो डिक्रीज कर जाता है गार्ड सेल्स में, जिसकी वजह से वाटर मूव करने लगता है सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल के अंदर, फिर पानी एंटर करता है। इस तरह से गार्ड सेल हैं, जब इनमें फोटोसिंथेसिस होती है तो फॉर्मेशन ऑफ फूड हो रहा है, लेकिन इसमें जो वाटर का पोटेंशियल है वो डिक्रीज कर जाता है। वाटर पोटेंशियल डिक्रीज कर जाता है तो सिर्फ सब्सिडरी सेल इसके अराउंड होते हैं, उनसे वाटर जो है इसमें एंटर करता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एंड ऑस्मोसिस, एंड गार्ड सेल बिकम टर्जिड, जिसकी वजह से गार्ड सेल जो है वो फूल जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं और इनके पोर्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो इस तरह से ओपनिंग जो है ड्यूरिंग द डे हमें गार्ड सेल्स में देखने को मिलती है। गार्ड सेल में हम नोट याद रखते हैं, गार्ड सेल्स जो वॉल होती है टुवर्ड्स द पोर जो देखने को मिलती है, पोर के अराउंड जो गार्ड सेल्स होते हैं उनकी जो वॉल्स होती है वो हमें थिक देखने को मिलती है। तो बीच में हमें पोर देखने को मिलता है, इसके अराउंड की जो वॉल होती है वो थिक वॉल होती है, और जो वॉल टुवर्ड्स द सब्सिडरी सेल्स होती है, सब्सिडरी सेल के टुवर्ड्स जो वॉल होती है वो थिन वॉल देखने को मिलती है, जो फेवर करती है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, जिसकी वजह से ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर जो है वो फेवर होता है। सेकंड फेवर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि गार्ड सेल्स में सेलुलोज माइक्रोफाइबर्स होते हैं जो कि ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूरिंग द डार्क, जब कोई फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो रही है गार्ड सेल में, तो फूड जो है वो सारा कंज्यूम हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर पोटेंशियल जो है गार्ड सेल में इंक्रीज हो जाता है। तो वाटर अगर गार्ड सेल्स में ज़्यादा है तो वाटर मूव करने लगता है गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल की तरफ, और उस प्रोसेस को कहा जाता है एक्स ऑस्मोसिस या एक्सोस्मोसिस उसे कहा जाता है, जिसकी वजह से गार्ड सेल फ्लेसिड हो जाते हैं और स्टोमेटल पोर जो है वो क्लोज हो जाता है। तो इस तरह से क्लोजिंग और ओपनिंग जो है स्टोमेटा की होती है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। नेक्स्ट हम थ्योरी की बात करते हैं जिसे कहा जाता है शुगर स्टार्च कन्वर्जन थ्योरी, और इसे दिया था लायोड ने एंड इसको सपोर्ट किया था लॉटफील्ड ने। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ड्यूरिंग द डे शुगर फॉर्म दैट इज ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करता है एंड वाटर पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज करता है। तो एंड ऑस्मोसिस इसमें देखने को मिलती है और स्टोमेटल पोर जो है वो ओपन होते हैं। एंड ड्यूरिंग द नाइट ग्लूकोज जो है स्टार्च जो है वो कंज्यूम की जाती है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है एंड वाटर पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिस प्रोसेस में एक्सोस्मोसिस हो जाती है और जिसकी वजह से स्टोमेटल पोर जो है वो क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है दैट इज पोटाशियम मेल्टेट थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये दिया था, इसे गिवन किया था लेविट ने। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ड्यूरिंग द डे के टाइम जब जो गार्ड सेल्स होते हैं उसमें स्टोमेटल पोर की हेल्प से जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है, और ये जो पेप एंजाइम होता है इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करती है तो ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, देन इसके बाद मैलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है विच कन्वर्टेड इनटू द H पॉजिटिव आयंस एंड मेलेटेड आयंस। ये जो H पॉजिटिव आयन है ये जो है वो गार्ड सेल से आउट होते हैं, और इसमें हमें देखने को मिलते हैं इनसाइड जो है वो एंटीपोर्ट इसमें देखने को मिलता है पोटाशियम आयन का, और ये पोटाशियम आयन जब मेलेट आयन से कंबाइन करते हैं तो पोटाशियम मेल्टेट की फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है एंड वाटर पोटेंशियल जो है डिक्रीज हो जाता है, एंड ऑस्मोसिस हमें देखने को मिलती है। गार्ड सेल्स जो है वो टर्जिड हो जाते हैं और स्टोमेटल पोर जो है वो फिर ओपन हो जाते हैं। तो इस तरह से जो पोटाशियम इन होते हैं तो स्टोमेटल ओपन होते हैं, अगर H पॉजिटिव आयन आउट हुए हैं तब भी स्टोमेटा ओपन करते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द नाइट जो पोटाशियम आउट हो जाते हैं एंड क्लोज हो जाता है स्टोमेटा, एंड H पॉजिटिव आयन जो है वो इन होंगे तो भी स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। दूसरा हम नोट में लर्न करेंगे जो हार्मोन जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए, तो साइटोकाइनिन जो है वो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड एब्सिसिक एसिड जो है वो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोमेटल इंडेक्स, जिसको डिनोट किया जाता है आई से। ये कंसेप्ट दिया था सॉलिसबरी ने। इसके लिए जो एक्सप्रेशन होता है आई इज इक्वल टू एस अपॉन ई प्लस एस इंटू 100। एस जो होता है नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया होता है, एंड ई जो है वो नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल पर यूनिट एरिया को कहा जाता है। इस तरह से स्टोमेटल इंडेक्स जो है वो निकाला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोरोमीटर एंड पोटोमीटर। पोरोमीटर जो होता है ये इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेजर करता है स्टोमेटल पोर को, और जो पोटोमीटर होता है ये भी इंस्ट्रूमेंट है लेकिन ये यूज किया जाता है मेजर द ट्रांसपीरेशन रेट। तो ये ट्रांसपीरेशन रेट को मेजर करने, तो पोटो से याद रखेंगे ट्रांसपीरेशन रेट, एंड पोरोमीटर जो होता है वो स्टोमेटल पोर के लिए होता है। पोटोमीटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैंगन्स पोटोमीटर एंड डार्विन्स पोटोमीटर भी इसे कहा जाता है।
अगर दो लीफ सरफेस पे ट्रांसपिरेशन रेट को मेज़र करना हो तो उसके लिए यूज़ किया जाता है कोबाल्ट क्लोराइड पेपर मेथड, जिससे कि ट्रांसपिरेशन रेट को मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कर्टिस, इनका कहना था ट्रांसपिरेशन इज ए नेसेसरी इविल, और स्टीवर्ट, इनका कहना था ट्रांसपिरेशन इज अनअवॉइडेबल इविल। नेक्स्ट इज एंटी ट्रांसपेरेंट एब्सिसिक एसिड जो होता है ABA, ये स्टोमेटल क्लोजिंग के लिए होता है। नेक्स्ट इज सैलिसिलिक एसिड, नेक्स्ट एस्पिरिन या PMA फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड। तो ये सभी जो हैं वो एंटी ट्रांसपेरेंट्स होते हैं जो स्टोमेटा की क्लोजिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन सिग्निफिकेंस। क्या होता है ट्रांसपिरेशन होने से? तो ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल अप टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जब ट्रांसपिरेशन होता है उसके बाद ही वाटर एंड मिनरल जो है वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं सॉइल से, और सॉइल से वो एरियल पार्ट तक ट्रांसलोकेट होते हैं। और ट्रांसपिरेशन की वजह से जो कूल रहता है सरफेस लीफ का, वो ट्रांसपिरेशन की वजह से ही रहता है। तो ये थी सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपिरेशन रेशियो TR, विच मीन्स ट्रांसपिरेशन रेशियो इज इक्वल टू लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय ट्रांसपिरेशन अपॉन 1 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। अगर हम बात करें C3 प्लांट, C4 प्लांट और कैम्प प्लांट्स की, तो C3 प्लांट जो होते हैं एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 500 वाटर मॉलिक्यूल लगते हैं, और इसकी रेशो होती है ट्रांसपिरेशन रेशो 500। C4 की बात करें तो एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 250 वाटर मॉलिक्यूल लगते हैं, जिसके लिए इसकी ट्रांसपिरेशन रेशो बनती है 250। इसी तरह से कैम्प प्लांट की अगर हम बात करें तो इसमें 1 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 50 वाटर रिक्वायर्ड होते हैं, जिससे इसकी रेशो बनती है 50। तो जो ट्रांसपिरेशन रेशो होती है वो C3 प्लांट की ज़्यादा होती है, C4 की कम, एंड देन सबसे कम होती है कैम्प प्लांट की। तो इसी को अगर हम डिटेल में देखें, C3 प्लांट जो होते हैं उसमें ग्लूकोज होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है जिससे कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, और उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन हमने अभी ट्रांसपिरेशन में देखा कि 1 कार्बन डाइऑक्साइड को ये 500 वाटर जो है वो लॉस होते हैं, और हमें ग्लूकोज बनाने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, मतलब कि हमें उसमें 3000 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लॉस्ट होंगे। तो C3 प्लांट में होते हैं 3000 वाटर मॉलिक्यूल लॉस्ट एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने के लिए, और 6 कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए। इसी तरह से C4 प्लांट की बात करें तो उसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 250 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लॉस्ट होते हैं। इसी तरह जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसमें फॉर्म होता है उसके लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड में कितने वाटर मॉलिक्यूल लॉस्ट होंगे? दैट इज 1500 वाटर मॉलिक्यूल लॉस्ट होंगे। C3 में हमने इसके डबल देखा 3000। तो कंक्लूजन ये निकलता है C4 प्लांट्स आर ट्वाइस इफेक्टिव देन द C3 plants in terms of formation of food and fixation of carbon dioxide, because the loss is half amount of water molecule than the C3 plant fixation of 1 carbon dioxide। तो दोनों में कंपैरिजन जो हमने किया, इसमें C4 प्लांट जो हैं वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें वाटर जो है वो हमें कंपेरेटिवली कम वाटर मॉलिक्यूल लॉस्ट होते हैं। C3 प्लांट में तो उससे डबल जो है वाटर मॉलिक्यूल लॉस्ट होते हैं। नेक्स्ट अगर कैम्प प्लांट की बात करें तो कैम्प प्लांट जो है जीरोफिटिक प्लांट होते हैं, ड्राई कंडीशन में देखने को मिलते हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए इसमें 50 वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होते हैं, तो इसकी जो ट्रांसपिरेशन रेशियो आती है दैट इज 50। इसी तरह से अगर हम वाटर यूज़ एफिशिएंसी का फॉर्मूला अगर हम देखें, दैट इज़ वाटर यूज़ एफिशिएंसी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ट्रांसपिरेशन रेशो से। तो जिसकी वाटर यूज़ एफिशिएंसी जो है वो कम है, उसकी ट्रांसपिरेशन रेशो जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो सबसे कम जो है देखने को मिलती है हमें वाटर यूज़ एफिशिएंसी जो है वो कैम्प प्लांट की, देन C4 प्लांट की, देन C3 प्लांट की जो है वो देखने को मिलती है। क्योंकि C3 प्लांट की ट्रांसपिरेशन रेशियो जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो इसकी सबसे कम वाटर यूज एफिशिएंसी होगी। नेक्स्ट इज हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। तो प्लांट जो है वो वाटर एंड मिनरल जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर एंड मिनरल जो है वो रूट के हेल्प से एब्जॉर्ब किया जाता है। रूट में हमें देखने को मिलते हैं रूट हेयर। इस तरह से अगर हम रूट की बात करें तो रूट में एपिडर्मिस सेल होते हैं। इन्हीं एपिडर्मिस की एक्सटेंशन से रूट हेयर की फॉर्मेशन होती है। जो एपिडर्मिस रूट में देखने को मिलती है उसे कहा जाता है एपिब्लीमा और राइजोडर्मिस या
पीलीफेरस लेयर इसे कहा जाता है। और जो रूट हेयर होते हैं ये एक्सटेंशन होती है इन्हीं एपिडर्मल सेल्स की। और रूट हेयर ऑलवेज यूनिसेलुलर होते हैं, ये अराइज होते हैं जोन ऑफ मैचुरेशन में, ये हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम स्टेम हेयर की बात करें तो स्टेम में भी हमें हेयर देखने को मिलते हैं जिन्हें स्टेम हेयर कहा जाता है, या उनके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है ट्राइकोम्स उसे कहा जाता है। ट्राइकोम जो होते हैं मल्टीसेलुलर होते हैं, और ट्राइकोम्स का जो काम होता है ये प्रिवेंट करते हैं ट्रांसपिरेशन को रोकने का ये काम करते हैं। नेक्स्ट अगर हम रूट के स्ट्रक्चर की बात करें तो रूट में अपेक्स में हमें देखने को मिलता है रूट कैप। ये रूट कैप जो है वो सिंगल भी होती है, मोस्टली तो हमें ये सिंगल देखने को मिलती है, बट कुछ केसेस में मल्टीसेलुलर रूट कैप भी देखने को मिलती है, दैट इज पेंडेनस, जिसे हम स्क्रू पाइन कहते हैं, उसमें हमें मल्टीसेलुलर देखने को मिलती है। और हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं उसमें रूट कैप अब्सेंट होती है, उनमें उसकी जगह हमें रूट पॉकेट्स देखने को मिलते हैं, तो इनमें रूट पॉकेट्स प्रेजेंट होते हैं। रूट कैप के बाद हमें देखने को मिलती है जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है इस जोन में प्रेजेंट होते हैं जो कंटिन्यूस डिवाइड करते रहते हैं। देन उसके बाद देखने को मिलती है जोन ऑफ इलोंगेशन, सेल जो है वो इलोंगेट करते हैं इस जोन में। देन उसके बाद जोन होती है जिसे कहा जाता है जोन ऑफ मैचुरेशन, और इस जोन ऑफ मैचुरेशन में ही हमें देखने को मिलते हैं रूट हेयर। तो रूट हेयर जो है इस जोन में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम रूट की बात करें तो रूट में किस तरह से वाटर एंड मिनरल ये एब्जॉर्ब करती है, तो रूट के स्ट्रक्चर को अगर हम इस तरह से देखते हैं तो रूट में हमें देखने को मिलता है इस तरह से रूट हेयर होते हैं, और रूट हेयर के बाद हमें एपिडर्मिस देखने को मिलती है। एपिडर्मिस सेल्स के बाद हमें कॉर्टेक्स देखने को मिलते हैं। कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस रीजन आता है, देन पेरिसाइकल होता है, और उसके बाद जाइलम प्रेजेंट होता है। तो ये एक रूट का स्ट्रक्चर होता है। रूट के बाहर हमें देखने को मिलती है ये इसकी प्लांट की बात करें तो उसमें हमें आउटरली देखने को मिलती है सेल वॉल, एक सेल में सेल वॉल होती है, सभी में इनमें सेल वॉल देखने को मिलेगी आउटरली। देन इसके बाद हमें देखने को मिलती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये एक सेल की हम बात करें इस तरह से एक सेल है। देन इसके बाद प्लाज्मोडेस्मेटा है, जिनकी जो एक सेल का दूसरे सेल के कनेक्शन को हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। इस तरह से दूसरा सेल है जिसकी सेल वॉल है एंड उसकी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। देन नेक्स्ट सेल है एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस में हमें देखने को मिलते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन्स, उन्हें हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं। ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं, ये कुछ ही चीज़ों को अपने से जाने देते हैं। मतलब कि अगर जो प्लांट होता है वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये डिपेंड करता है कि कितना इसमें से मिनरल्स जाएगा। उस प्लांट को जितने मिनरल की रिक्वायरमेंट्स होती है ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है वो उतने ही अमाउंट ऑफ मिनरल जो है यहाँ से ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, और ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है एंडोडर्मिस रीजन में देखने को मिलते हैं। देन इसके बाद हमें एंडोडर्मिस देखने को मिलती है, और एंडोडर्मिस में हमें इस तरह से स्ट्रैंड्स देखने को मिलते हैं जिन्हें हम कैस्पेरियन स्ट्रिप या कैस्पेरियन बैंड्स कहते हैं। ये कैस्पेरियन बैंड्स जो हैं वो एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। ये वैक्सी होते हैं, सब्राइज्ड होते हैं, सुब्रिन से बने होते हैं, तो ये इम्परमेबल होते हैं वाटर के लिए। इनमें से वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है। ये हमें एंडोडर्मिस होती है उसमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के बाद हमें देखने को मिलता है जाइलम। तो जो जाइलम होता है उसके जो कंडक्टिंग एलिमेंट होते हैं, इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म उसके कंडक्टिंग एलिमेंट्स जो हैं ट्रैकिड्स एंड वेसल्स होते हैं, और इन कंडक्टिंग एलिमेंट्स को हम कहते हैं हेड्रोम्स। तो ये है जाइलम के बारे में। इस तरह से अगर हम ये स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास रूट का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, और रूट हेयर जो है वो अपने सराउंडिंग सॉइल से जो है वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। अब किस तरह से ये वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करेंगे वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर एंड मिनरल्स की। तो जो रूट हेयर है ये हमारे पास एक रूट हेयर का स्ट्रक्चर है। इस तरह से रूट जो है वो अराउंड अपनी सॉइल के अराउंड जो है इस तरह से रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। तो जो सॉइल इसके अराउंड प्रेजेंट है उस सॉइल के अंदर जो है मिनरल की कंसंट्रेशन जो है वो हमें कितनी देखने को मिलेगी, और रूट हेयर में हमें कितनी देखने को मिलेगी। मान लो ये हमारे पास एक रूट है, रूट के बाद हमें इसमें एपिडर्मिस देखने को मिलती है, एपिडर्मिस के बाद इसमें कॉर्टेक्स देखने को मिलेगी, कॉर्टेक्स के बाद इसके वेरियस रीजन देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये कंटिन्यूसली वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब कर रही होती है तो इसमें जो मिनरल्स हैं और जो सॉइल अराउंड द रूट हेयर है, रूट हेयर के अराउंड की जो सॉइल है उसमें जो मिनरल की कंसंट्रेशन होगी वो हमें कम देखने को मिलेगी कंपैरेटिवली। जो इसके एपिडर्मिस सेल्स हैं, रूट हेयर्स हैं, उनमें हमें मिनरल्स फिर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो मिनरल की कंसंट्रेशन जो है वो रूट हेयर में ज़्यादा है। अगर इसमें मिनरल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर जो पोटेंशियल है रूट का वो रूट का कम होगा। तो यही कंपेरिजन अगर हम सॉइल के साथ करें तो सॉइल में मिनरल की कंसंट्रेशन हमें कम देखने को मिलेगी। अराउंड द रूट हेयर की जो सॉइल है उसके अराउंड की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ मिनरल की कंसंट्रेशन कम है और वहाँ पे वाटर का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब जो वाटर का पोटेंशियल अगर ज़्यादा है, सॉइल में वाटर अगर
अगर ज़्यादा है तो वो हाई से लो की तरफ मूव करेगा, तो वाटर जो है वो पैसिवली यहाँ पे मूव करता है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ये मूव करता है, पैसिवली ये करता है। क्योंकि रूट्स जो है वो सॉलिड देखने को मिलती हैं, तो सॉलिड में अगर हमें मूवमेंट देखने को मिलता है तो उसे हम इम्बाइबेशन कहते हैं। तो वाटर यहाँ मूव करता है बाय द प्रोसेस ऑफ इम्बाइबेशन। इसी तरह से हम मिनरल की बात करें तो मिनरल भी रूट हेयर के थ्रू जाएगा, लेकिन यहाँ सॉइल में मिनरल की कंसंट्रेशन तो कम है, तो ये लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन अगर जाना है तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। इसके लिए हमें जो है वो प्रोटीन या चैनल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें पहले बात करते हैं सॉइल में जो वाटर होता है उसे क्या कहा जाता है। टोटल जो सॉइल का जो वाटर होता है उसे हम होलार्ड कहते हैं। अब ये कितना प्लांट के लिए अवेलेबल होगा और कितना ये प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होगा, इसको अगर हम बात करें तो ये हम डिस्कस करते हैं इन 4 पॉइंट से। ये 4 पॉइंट जो हैं दैट इज़ कैपिलरी वाटर, केमिकली बॉन्डेड वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये इकोलॉजी में हमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जो हमें डिस्कस करना है जस्ट हम इनके टर्म्स को डिस्कस करते हैं कि ये मीनिंग क्या है। फर्स्ट है कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर वो वाटर होता है, ये हमारे पास सॉइल के पार्टिकल्स हैं, सॉइल के पार्टिकल के अराउंड जो हमें देखने को मिलता है वाटर उसे हम कहते हैं कैपिलरी वाटर। सेकेंड हम बात करते हैं केमिकल बॉन्डेड वाटर। केमिकली बॉन्डेड वाटर ये होता है जो सॉइल के पार्टिकल के साथ जो बॉन्ड करते हैं केमिकल्स वाटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है वो बहुत ही डीप होता है सॉइल में, तो ये ग्राउंड में हमें देखने को मिलता है। ग्रेविटेशनल वाटर जो वेरी डीप इनटू द सॉइल होता है। फोर्थ पॉइंट इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर वो होता है जो सॉइल के पार्टिकल के अराउंड हमें देखने को मिलता है, अपर सरफेस में देखने को मिलता है सॉइल के, दैट इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। इस तरह से ये 4 वाटर होते हैं। तो जो वाटर सॉइल में टोटल प्रेजेंट है उसे हमने होलार्ड कहा था। अवेलेबल वाटर टू प्लांट, जो पानी प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है वो होता है कैपिलरी वाटर। तो इसका एग्जांपल है कैपिलरी वाटर जो है वो अवेलेबल होता है प्लांट के लिए। और नॉन अवेलेबल वाटर टू द प्लांट दैट इज जो अवेलेबल नहीं है प्लांट के लिए, केमिकली बॉन्ड वाटर जो है वो प्लांट को नहीं मिलता है, ग्रेविटेशनल वाटर भी नहीं मिलेगा, एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है नॉट अवेलेबल टू द प्लांट, तो ये प्लांट को अवेलेबल नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। सबसे पहले बात करेंगे हम एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स की अगर बात करें तो मिनरल एक्टिव ट्रांसपोर्ट मिनरल का देखने को मिलता है। इसका रीज़न ये है कि मिनरल्स जो होते हैं वो चार्ज पार्टिकल होते हैं, और चार्ज पार्टिकल होने की वजह से इनके कैरियर प्रोटीन की इन्हें ज़रूरत होती है। क्योंकि मिनरल्स जो हैं वो, अगर सेल की बात करें तो सेल में सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड की बनी होती है। तो ये डायरेक्ट जो हैं ये मिनरल्स जो हैं वो नहीं पास कर सकते लिपिड लेयर को, तो इन्हें पास करने के लिए इनमें कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, जिनकी वजह से ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। सेकंड रीज़न ये है जो कंसंट्रेशन है मिनरल्स की वो लो होती है सराउंडिंग सॉइल में, देन द एपिडर्मल सेल्स में जो है वो कंसंट्रेशन इनकी ज़्यादा होती है। इसलिए जो रीज़न है इसमें हमें देखने को मिलता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है मिनरल्स का। सेकंड हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर कैसे एब्जॉर्ब होता है। तो वाटर जो है वो सॉइल में ज़्यादा है और रूट हेयर में कम है, तो इनमें हमें हाई टू लो कंसंट्रेशन में जो मूवमेंट देखने को मिलती है उसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और क्योंकि ये सॉलिड में देखने को मिलता है, कोलाइड्स में देखने को मिलता है, तो इसे हम इम्बाइबेशन कहते हैं। आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स वाटर, क्योंकि मिनरल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो गए हैं तो वाटर का जो पोटेंशियल है वो लेस देखने को मिलता है रूट हेयर में। इसी वजह से जो वाटर है वो मूव करता है सॉइल से एपिडर्मल सेल्स में, और वो पैसिवली ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि हाई टू लो जो है वो पैसिवली मूव कर जाता है। इसलिए इम्बाइबेशन के थ्रू जो है वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द रूट्स। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को फिर से देखें जिसमें हमने बात की कि वाटर एंड मिनरल जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं। अब ये जो वाटर एंड मिनरल्स हैं, रूट अगर इनको एब्जॉर्ब करती है, इस तरह से रूट्स में ये वाटर एंड मिनरल जा रहे हैं। ये हमारे पास एक सेल है, इस सेल में वाटर एंड मिनरल एंटर करते हैं, फिर एक सेल से ये प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से दूसरे सेल में एंटर करते हैं, और दूसरे सेल से फिर नेक्स्ट सेल में एंटर करते हैं। नेक्स्ट से जाके ये पेरिसाइकिल से होते हुए सेल जो है वो सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट हमें देखने को मिलता है। अगर ये सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट होता है, सेल लिविंग होते हैं, इन लिविंग सेल्स के थ्रू या प्लाज्मोडेस्माटा के सेल्स के कनेक्शन की हेल्प से ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाटर एंड मिनरल का, ये सिम्प्लास्ट हम इसको कहते हैं। बट ये स्लो प्रोसेस होती है क्योंकि इसमें हर सेल के अंदर इसे एंटर करना पड़ता है। दूसरा अगर हम बात करें
एक सेल और दूसरे सेल की, ये हमारे पास दूसरी रूट हेयर है, उसमें जो सेल है, इन दोनों सेल्स के बीच की स्पेस को कहा जाता है इंटरसेलुलर स्पेस। ये खाली होता है, इसमें बल्क में, मास में जो है वो वाटर मॉलिक्यूल एंटर करते हैं और ये जल्दी फास्ट भी ये प्रोसेस होती है। बट फास्ट होने की वजह से जैसे ही एंडोडर्मिस के पास आती है वहाँ पे हमें देखने को मिलती है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है वो वैक्सी एंड सुबराइज्ड होती हैं, जो इम्परमिएबल होती हैं वाटर के लिए, जो कि वाटर को ये एंटर नहीं होने देती हैं। तो यहाँ पर ये फास्ट प्रोसेस तो है, लेकिन एंडोडर्मिस के बाद जो है ये ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से इस मूवमेंट को हम जो है वो इस तरह की ट्रांसपोर्ट को हम एपोप्लास्ट मूवमेंट कहते हैं। और एपोप्लास्ट दूसरा हम याद डिस्कस करते हैं कि अगर जो सेल वॉल है, सेल वॉल के थ्रू ही वाटर एंटर करता है, जो प्लांट की सेल वॉल होती है उसी से होते हुए अगर वाटर जो है वो एंटर करे, वो भी हमें देखने को मिलता है एपोप्लास्ट ही मूवमेंट इसे हम कहते हैं। बट इसमें बहुत कम पानी जो है वो एंटर करता है, वाटर एंड मिनरल जो है वो वेरी लेस अमाउंट में इसमें एंटर करते हैं। तो ये हम देखते हैं कौन कौन सी मूवमेंट है जिनकी वजह से वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। पाथवे हैं जिनकी हेल्प से वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो दो पाथवे हैं। फर्स्ट पाथवे इज द सिम्प्लास्ट, जिसे हम फाइनल पाथवे भी कहते हैं। ये सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट होता है, इसको साइक्लोसिस कहा जाता है। प्लाज्मोडेस्मेटा की हेल्प से ये पाथवे होता है। लिविंग ये पाथवे है, साइक्लोसिस इसमें होती है। एक्टिव ये पाथवे है, एक्टिव सेल्स देखने को मिलते हैं, एक्टिव ये पाथवे होता है। स्लो लेकिन ये पाथवे है, कंटिन्यूस ये चलता रहता है, ये कंटिन्यूस पाथवे होता है। फाइनल पाथवे जो है सिम्प्लास्ट को कहा जाता है। सेकंड हम बात करते हैं एपोप्लास्ट, और एपोप्लास्ट भी हमें दो तरह से देखने को मिलता है। एक है अगर ये फ्री या इंटरसेलुलर स्पेस से हमें पाथवे देखने को मिलता है, उसे कहा जाता है। और इसमें सेकंड हम बात करते हैं सेल वॉल की हेल्प से भी हमें ये देखने को मिलता है। सेल वॉल या ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे इसे कहा जाता है। फर्स्ट हम बात करते हैं फ्री स्पेस की हेल्प से जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये फ्री स्पेस जो है वो नॉन लिविंग है, क्योंकि इसमें सेल से कोई कनेक्शन नहीं है, हमें इंटरसेलुलर स्पेस से जाना होता है, जिसमें नॉन लिविंग ये देखने को मिलता है। इसमें बल्क में फ्लो या मास में फ्लो देखने को मिलता है। पैसिवली इसमें ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, फास्ट ये हो रहा होता है, फास्ट प्रोसेस होते हैं, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं रहती है, डिसकंटिन्यूस हो जाती है, क्योंकि इसमें ब्लॉकेज हो जाती है। एंडोडर्मिस रीजन में इसमें हमें ब्लॉकेज देखने को मिलती है, तो एपोप्लास्ट जो है वो ब्लॉक्ड हो जाता है। तो इसलिए ये पाथवे जो है वो सही नहीं माना जाता है। लेकिन जो दूसरा पाथवे है सेल वॉल, जिसे ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे बोला जाता है, ये सेल वॉल की हेल्प से जो है ये पाथवे तो हमें कंप्लीट देखने को मिलता है, बट इसमें जो है वाटर की या मिनरल की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही कम होती है। तो इस तरह से सबसे बढ़िया जो पाथवे है दैट इज द सिम्प्लास्ट पाथवे, इसलिए इसे फाइनल पाथवे कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑफ एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस रीजन पे हमें एक चीज देखने को मिलती है जिन्हें हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो होती हैं ये कंट्रोल पॉइंट होती हैं, जो डिसाइड करती हैं हाउ मच अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड विच टाइप ऑफ मिनरल्स विल रीच टू द जाइलम। किस तरह के मिनरल जो हैं वो जाइलम तक पहुंचेंगे और कितने अमाउंट के मिनरल जो हैं वो जाइलम तक पहुंचे। क्योंकि जो प्लांट्स होता है उसमें जो है उस प्लांट को कितने मिनरल की रिक्वायरमेंट, क्योंकि सॉइल में तो बहुत सारे मिनरल्स और बहुत अमाउंट में वाटर्स एंड मिनरल जो हैं वो सॉइल में प्रेजेंट है। तो जैसे ही रूट जो है इन वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करती है, तो एंडोडर्मिस रीजन की ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है ये डिसाइड करती हैं कि उस प्लांट को कितनी रिक्वायरमेंट है, कितने अमाउंट में रिक्वायरमेंट है मिनरल्स की या वाटर की, वो डिसाइड करती है ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी हैं J.C. बोस, एंड फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी हैं दैट इज स्टीफन हिल्स। इन्होंने रूट प्रेशर कंसेप्ट भी इन्होंने ही दिया है एंड ब्लड प्रेशर कंसेप्ट भी इन्होंने ही दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरह से ये प्रेशर हमें रूट में देखने को मिलता है। तो ये हमारे पास एक प्लांट का स्ट्रक्चर है जिसमें हमें लीफ देखने को मिलती है एंड इसमें हमें रूट देखने को मिलती है एंड स्टेम इसमें प्रेजेंट होती है। फर्स्ट हम बात करते हैं रूट की। रूट की अगर हम बात करें तो रूट में जो सेल्स होते हैं वाटर एंड मिनरल जो स्टोर करके रखते हैं दैट इज जाइलम। तो जाइलम जहाँ वाटर एंड मिनरल स्टोर होता है उसे कहा जाता है जाइलम सैप। जैसे ही रूट ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया है, वाटर एंड मिनरल जो हैं इसमें एब्जॉर्ब हो गए हैं, जाइलम के कंडक्टिंग एलिमेंट्स जो होते हैं दैट इज ट्रैकिड्स एंड वेसल्स होते हैं। तो जैसे ही वाटर जो है इसने एब्जॉर्ब कर लिया है, बॉयल्स अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। तो वाटर एंड मिनरल इसने एब्जॉर्ब कर लिया तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। वॉल्यूम यहाँ इंक्रीज हो गया तो प्रेशर भी यहाँ पे बढ़ेगा। जैसे ही प्रेशर रूट में बढ़ता है तो ये पुश करता है इस वाटर को ऊपर की तरफ, तो थोड़ा सा ऊपर जो है वो वाटर जो है वो पुश हो जाता है, लोअर स्टेम तक वाटर जो है वो पहुंच जाता है बाय द पुशिंग फोर्स जो रूट प्रेशर ने एक्सर्ट की होती है। सेकेंड हम बात करते हैं लीव्स की।
लीव्स की अगर हम बात करें तो लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से यहाँ हमें ट्रांसपिरेशन देखने को मिलता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब है वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर्स, तो यहाँ से वाटर का लॉस हो जाता है इनटू वाटर वेपर्स में, तो यहाँ रूट में हमें वाटर जो है वो कम देखने को मिलता है। यहाँ से वाटर लॉस हो गया है और वाटर की कमी हो गई है, जिसकी वजह से ये क्रिएट करेगा पुलिंग फोर्स, मतलब ये खींचने का काम करेगा नीचे से वाटर को। तो पुलिंग फोर्स जो क्रिएट होती है ट्रांसपिरेशन की वजह से देखने को मिलती है। और इनके बीच में हमें जो फोर्स देखने को मिलती है जो प्रेजेंट होती है, दैट इज कोहेशन फोर्स, एडहेशन फोर्स एंड सरफेस टेंशन, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं रूट प्रेशर की। तो रूट प्रेशर को मेजर किया जाता है बाय मैनोमीटर। इसे स्टेफन हेल्स ने डिस्कवर किया था, या ये कंसेप्ट किसने दिया था? स्टेफन हेल्स ने। तो प्रेशर इनसाइड द रूट ड्यू टू वाटर एंड मिनरल्स, जैसे ही रूट में वाटर एंड मिनरल आ जाते हैं उनकी वजह से प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है, और उसकी वजह से पुशिंग फोर्स जो है रूट में लगती है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, जो कि वाटर एंड मिनरल को यहाँ से फिर ट्रांसलोकेट करती है टू द हायर पार्ट्स, या हाइट ऑफ स्टेम पे ये जाते हैं। ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट ये देखने को मिलता है, मास फ्लो या बल्क फ्लो इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्म दैट इज ग्यूटेशन। ग्यूटेशन का मतलब होता है प्लांट्स में देखने को मिलता है, जो वाटर है वो यहाँ से लॉस हो रहा है इन दी फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म में अगर हमें देखने को मिले, उसे हम कहते हैं ग्यूटेशन। और क्योंकि इन प्लांट्स में हमें जो देखने को मिलते हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोथोड्स, ये हाइड्रोथोड्स जो होते हैं वाटर स्टोमेटा होते हैं, इन्हें हम वाटर स्टोमेटा कहते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं लीफ के नियर द वेन्स, ये प्रेजेंट होते हैं लीफ की जो वेन्स होती हैं उनके नियर हमें ये हाइड्रोथोड्स देखने को मिलते हैं। सेल सराउंड द हाइड्रोथोड्स इज कॉल्ड एज एपिथेम। इन्हें हम एपिथेम कहा जाता है, जो सेल जो है वो हाइड्रोथोड को सराउंड करते हैं उन्हें कहा जाता है एपिथेम। ग्यूटेशन इज मेनली ड्यू टू रूट्स प्रेशर। म्यूटेशन जो है वो रूट प्रेशर की वजह से ही देखने को मिलती है, और ये हमें देखने को मिलती है स्मॉल प्लांट्स में, हर्ब्स में देखने को मिलती है। जैसे ही इनमें रूट प्रेशर होता है तो ये रूट प्रेशर की वजह से ही वाटर को कन्वर्ट कर देते हैं वाटर ड्रॉप्स में, और इनके हमें ये अर्ली देखने को मिलते हैं, सुबह ये देखने को मिलते हैं अर्ली मॉर्निंग में। तो जो जैसे ध्रुव ग्रास होती है, अगर हम सुबह इस पर चलते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हम पानी जो है वो हमारे पैर को जो है वो फीट को जो है वो टच कर रहा है, क्योंकि उनमें ग्यूटेशन हमें देखने को मिलती है। मेनली हर्बियशियस प्लांट में ये देखने को मिलता है। अगर हम कंपैरिजन करें ग्यूटेशन और ट्रांसपिरेशन का, तो फर्स्ट हम बात करते हैं ग्यूटेशन जो है वो हर्बेशियस प्लांट में होता है, ट्रांसपिरेशन सभी प्लांट्स में देखने को मिलता है। ग्यूटेशन का मतलब है लॉस ऑफ वाटर इन दी फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म में वाटर का लॉस है, और ट्रांसपिरेशन का मतलब लॉस ऑफ वाटर इन दी फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। ग्यूटेशन जो है वो हाइड्रोथोड्स करते हैं, एंड ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा की तरफ से क्यूटिकल और लेंटिसेल्स, हमने 3 पार्ट्स पढ़े हैं, इनकी वजह से होता है ट्रांसपिरेशन। ग्यूटेशन ड्यू टू रूट प्रेशर, जैसे ही रूट प्रेशर देखने को मिलता है हर्बेशियस प्लांट में, तो ग्यूटेशन जो है वो उनमें होता है। और ट्रांसपिरेशन जो है वो ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से होता है। ग्यूटेशन अर्ली मॉर्निंग में होता है, और ट्रांसपिरेशन जो है ड्यूरिंग द डे टाइम देखने को मिलता है। ग्यूटेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब है नमी, तो जहाँ नमी ज़्यादा होगी वहाँ ग्यूटेशन भी हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, और ह्यूमिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ट्रांसपिरेशन। अगर नमी ज़्यादा है तो वहाँ पे ट्रांसपिरेशन कम देखने को मिलता है। तो जब बरसात का टाइम होता है या ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है तो उस समय हमें ट्रांसपिरेशन कम देखने को मिलता है। तो ये था कंपैरिजन ग्यूटेशन और ट्रांसपिरेशन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ असेंट ऑफ सैप। तो किस तरह से वाटर जो है वो मूव करता है ये हमें देखने को मिलता है। तो उसके लिए जो थ्योरी है, फर्स्ट थ्योरी है रिले पंप थ्योरी। रिले पंप थ्योरी को क्लैम्बरिंग फोर्स थ्योरी भी कहा जाता है, गिवन बाय गॉडलेवस्की। ये कहते हैं फॉर द असेंट ऑफ सैप जाइलम पैरेन्काइमा एंड पिथ रे आर रिस्पॉन्सिबल। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो है वो जाइलम पैरेन्काइमा और पिथ रे रिस्पॉन्सिबल होते हैं असेंट ऑफ सैप के लिए। सेकेंड हम बात करते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसे पल्सेटिंग थ्योरी भी कहा जाता है। इसे दिया था जेसी बोस ने। इनर मोस्ट लेयर जो कॉर्टेक्स होती है जस्ट अबव एंडोडर्मिस, वो रिस्पॉन्सिबल होती है असेंट ऑफ सैप के लिए। थर्ड थ्योरी है कैपिलरी फोर्स थ्योरी, जिसे दिया था बोहेम ने। अकॉर्डिंग टू हिम कैपिलरी ऑफ ट्यूब रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेंट ऑफ सैप। जो कैपिलरी ट्यूब होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है उस असेंट ऑफ सैप के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोहेशन टेंशन थ्योरी, जिसे ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी कहा जाता है। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है ये। इसे दिया था डिक्सन एंड जॉली ने। फॉर द ट्रांसलोकेशन मैनी फैक्टर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट इज कोहेशन। कोहेशन का मतलब है जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं उन
उन वाटर के मॉलिक्यूल का आपस में जो फोर्स होता है उसे कहा जाता है कोहेशन फोर्स। सेकंड इज अडहेशन। अडहेशन जो होती है ये अट्रैक्शन होती है वाटर मॉलिक्यूल का विद द पोलर सरफेस ऑफ द जाइलम। तो जो वाटर मॉलिक्यूल है उनका जाइलम के सेल्स के साथ जो फोर्स होता है दैट इज अडहेशन फोर्स। थर्ड हम बात करते हैं फोर्स दैट इज सरफेस टेंशन। तो ये अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द लिक्विड फेज इज मोर देन द गैसियस फेज। जब वाटर जो है वो लिक्विड फेज में है तो उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली गैसियस फेज में, इसे कहा जाता है सरफेस टेंशन। नेक्स्ट इसमें ये डिपेंड करता है, ऑल्सो डिपेंड अपॉन द कैपिलरिटी। कैपिलरिटी पे भी ये डिपेंड करता है। राइज ऑफ लिक्विड इन द थिन फ्लूइड कि वाटर जो है वो एक थिन ट्यूब में कैपिलरी में जो है वो राइज करता है। तो डायमीटर ऑफ कैपिलरी इज एडेड बाय द जाइलम वेसल्स एंड जाइलम ट्रैकिड्स। इन्हें ट्रैक्टरी एलिमेंट भी कहा जाता है, जिसकी वजह से है हमें लिक्विड जो है वो राइज देखने को मिलता है इस तरह से ट्यूब में। जैसे हम एक लैंप भी देखते हैं, लैंप में हम एक धागा डालते हैं जिसमें हम ऑयल डाला होता है, और ये जो एक्शन होता है ये भी एक कैपिलरी एक्शन ही होता है, जिससे कि इसमें जो है वो जो हमने लिक्विड डाला होता है वो राइज करता है ऊपर की तरफ। तो राइज ऑफ लिक्विड इन थिन ट्यूब जो है ये ऑल्सो डिपेंड करता है ट्रांसलोकेशन ऑफ या असेंट ऑफ सैप जो है ये देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं ट्रांसलोकेशन बाय फ्लोएम, और फ्लोएम जो है वो फूड का ट्रांसलोकेशन करता है। इसके लिए जो थ्योरी है दैट इज मास फ्लो थ्योरी, या इसे प्रेशर थ्योरी भी कहा जाता है, जिसे दिया था मंच ने। तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट जो होता है वो बाई डायरेक्शनल देखने को मिलता है, क्योंकि फ्लोएम जो सेल्स होते हैं हमें लीव्स में फूड की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो फूड अगर लीव्स में बना है तो वो अपर पार्ट्स में भी जाएगा, ऑल अदर अपर पार्ट्स एंड द लोअर पार्ट्स रूट्स तक भी फूड जो ट्रांसपोर्ट होता है। तो अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी हमें इसका मूवमेंट देखने को मिलता है, ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है। तो इसे कहा जाता है बाई डायरेक्शनल। लेकिन जो जाइलम का ट्रांसपोर्ट है वो अपवर्ड देखने को मिलता है, क्योंकि जाइलम जो है वो वाटर एब्जॉर्व करते हैं फ्रॉम द सॉइल। अब सॉइल में रूट प्रेजेंट है, रूट जो है वो अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ही फिर ट्रांसपोर्ट करेंगी। तो अपवर्ड मूवमेंट जो है वो जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये यूनिडायरेक्शनल ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सोर्स टू सिंक। सोर्स से फ्लोएम ट्रांसपोर्ट होता है सिंक तक। सोर्स का मतलब है ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट वेयर फूड इज सिंथेसाइज्ड फॉर दैट इज मैच्योर लीव। तो मैच्योर लीव्स में फूड बन रहा है, तो फूड जहाँ बन रहा है दैट इज द सोर्स। तो सोर्स जो है वो मैच्योर लीव्स होती हैं। अब मैच्योर लीव्स से फूड कहाँ कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, वो वहाँ वहाँ उसके सिंक देखने को मिलते हैं। सिंक जो है वो पार्ट्स ऑफ प्लांट को कहा जाता है वेयर फूड इज स्टोर्ड। तो फूड सबसे पहले स्टोर जहाँ होता है वहाँ जाएगा, दैट इज रूट्स में जो है वो देखने को मिलता है। एंड फूड इज रिक्वायर्ड, तो फूड कहाँ रिक्वायर्ड होता है, न्यू लीव्स में एंड बर्ड्स में फूड रिक्वायर्ड होता है। सोर्स एंड सिंक कैन बी इंटरचेंज डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। जो सोर्स और सिंक हैं वो इंटरचेंज भी होते हैं, सीजन पे ये डिपेंड करते हैं। रिजल्ट इन बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट हमें फ्लोएम का देखने को मिलता है। अगर हम इस डायग्राम से देखें तो ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें एक तरफ हम जाइलम की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम फ्लोएम की बात करते हैं। जो जाइलम होते हैं, जाइलम में जो कंडक्टिंग एलिमेंट है वो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे पास जाइलम का स्ट्रक्चर है जिसमें हमें देखने को मिलते हैं ट्रैकिड्स एंड वेसल्स जो हैं इसमें प्रेजेंट है, और इन ट्रैकिड्स एंड वेसल्स में हमें वाटर एंड मिनरल्स देखने को मिलते हैं। सेकेंड, अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम जो है वो हमें लीव्स में भी देखने को मिलता है, रूट्स में भी प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं लीव्स में। लीव्स के अंदर हमें फ्लोएम सेल्स देखने को मिलते हैं, लीव्स की वेन्स में ये प्रेजेंट होते हैं। तो फ्लोएम में हमें देखने को मिलते हैं फ्लोएम के जो कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं दैट इज कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब सेल्स। तो ये कंपेनियन सेल्स जो हैं और सीव ट्यूब सेल्स जो हैं वो कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं फ्लोएम के, इन्हें लैप्टोम भी कहा जाता है। तो लीव्स में प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में इसमें फूड जो है वो बनता है, फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बनता है, लेकिन ग्लूकोज की फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। तो ग्लूकोज जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं होगा, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, क्योंकि सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगी। इसलिए जो सुक्रोज है वो यहाँ पर लोड होगा इन कंपेनियन सेल्स। तो लोडिंग जो देखने को मिलती है सबसे पहले सुक्रोज की देखने को मिलती है, कंपेनियन सेल में इसकी लोडिंग होती है। तो इस तरह कंपेनियन सेल में इसकी लोडिंग होगी। कंपेनियन सेल्स के बाद ये जाता है सीव ट्यूब सेल्स में। तो सीव ट्यूब सेल में जब ये पहुंच गया तो यहाँ पे हमें सुक्रोज की जो अमाउंट है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर सुक्रोज का अमाउंट ज़्यादा है तो वाटर का जो पोटेंशियल है वो कम देखने को मिलेगा। अब वाटर का अगर पोटेंशियल यहाँ कम है तो जाइलम के सेल्स जो हैं, जाइलम में हमें
वाटर का पोटेंशियल ज़्यादा देखने को मिलता है, तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जो है वाटर मूव करेगा। तो जो जाइलम की सेल्स होती हैं, जाइलम वेसल्स होती हैं या ट्रेकीज होते हैं, वो वाटर जो है हायर से लो की तरफ मूव करेगा और यहाँ पे सुक्रोज के साथ वाटर जो है वो बढ़ जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे सुक्रोज आएगा और सुक्रोज के साथ वाटर बढ़ आएगा तो प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिस प्रेशर की वजह से ये नीचे की तरफ मूव करेंगे। तो प्रेशर जो है हाई टू लो की तरफ ये मूव करते हैं और लो प्रेशर जो है वो हमें रूट्स में देखने को मिलेगा और रूट्स में हमें कंपेनियन सेल्स देखने को मिलेंगे जिनमें कि ये फूड फिर एंटर करेगा और कंपेनियन सेल से होते हुआ ये रूट में प्रेजेंट हो जाता है और फूड जो है वो रूट तक पहुंच जाता है। लेकिन जो रूट में फूड स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर होता है, क्योंकि सुक्रोज की यूनिट की अगर हम बात करें तो सुक्रोज, बहुत सारे सुक्रोज यूनिट अगर हम रूट में स्टोर करेंगे तो इतना स्पेस वहाँ पे कवर हो जाएगा। लेकिन जो स्टार्च होता है वो हम सुक्रोज को रिमूवल ऑफ वाटर अगर हम कर देंगे चेन्स में तो उससे स्टार्च की फॉर्मेशन होती है। स्टार्च जो है वो ग्लूकोज की चेन को, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज ही होते हैं स्टार्च, लेकिन इसमें रिमूवल ऑफ वाटर हो जाता है जिससे हम एक स्टार्च में बहुत सारे ग्लूकोज को स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्टली सुक्रोज को ही स्टोर करते तो हम ज़्यादा सुक्रोज स्टोर नहीं कर सकते थे। इसलिए स्टार्च भी जो है वो पॉलीमर होते हैं ग्लूकोज में जिसमें कि रिमूवल ऑफ वाटर हो जाता है और जो है हम स्टार्च की फॉर्म में इसको स्टोर करते हैं। अब अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ फूड जो है वो रूट में चला गया है तो यहाँ पे वाटर का पोटेंशियल तो ज़्यादा हो गया है और यहाँ पर जाइलम में वाटर का पोटेंशियल कम है, तो हाई से लो की तरफ वाटर मूव करेगा तो और वाटर जो है वो फिर से जाइलम में एंटर कर जाता है। इस तरह से हमें ये देखने को मिलता है। फिर से यहाँ पे फूड की अगर हम बात करें तो फूड जैसे ही रूट के पास पहुंचता है उसकी अनलोडिंग हो जाती है, कंपेनियन सेल्स में जाता है, देन उसके बाद रूट में, तो यहाँ पे अनलोडिंग हमें देखने को मिलती है। हमने देखा कि जाइलम जो है जिसमें वाटर जो है वो हाई देखने को मिलता है, वाटर पोटेंशियल हाई देखने को मिलता है, वाटर एंड मिनरल जो है वो जाइलम में ज़्यादा है। इसी तरह से हमने देखा कि फ्लोएम जो होता है, लीव्स होती हैं, लीव्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है एंड देन ग्लूकोज बनता है जो कन्वर्ट होता है सुक्रोज में और इस सुक्रोज की फिर हमें लोडिंग देखने को मिलती है फ्लोएम सेल्स में। फ्लोएम के कंपेनियन सेल्स में ये जाता है पहले, देन उसके बाद ये सीव ट्यूब सेल्स में एंटर करता है। जैसे ही सीव ट्यूब सेल में सुक्रोज एंटर करता है तो वहाँ पे सुक्रोज की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, तो इसी वजह से वाटर की कंसंट्रेशन तो कम है, तो वाटर जो है वो जाइलम से आ जाता है इन फ्लोएम में, क्योंकि वाटर मूव करता है हाई पोटेंशियल हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन और वाटर जो है जैसे ही इसमें एंटर करता है तो यहाँ प्रेशर जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, जिस वजह से वाटर जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करता है और रूट तक पहुंच जाता है। तो रूट में फिर इसकी अनलोडिंग देखने को मिलती है, इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च देखने को मिलता है, क्योंकि स्टार्च जो है वो स्टोर्ड शुगर ही होते हैं। इसमें हमें पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज ये होते हैं जिससे कि वाटर रिमूव हो गया होता है, तो हम एक स्टार्च में बहुत सारे ग्लूकोज को स्टोर कर सकते हैं। और जो यहाँ पे वाटर है, वाटर अगर ज़्यादा फ्लोएम में हो गया है तो ये वाटर की फिर से हमें जाइलम में इसकी मूवमेंट देखने को मिलती है। तो इस तरह से ये पाथवे चलता है। सबसे पहले हमने देखा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज जो है वो फॉर्म होता है। ग्लूकोज जो है वो प्रेपरेटरी शुगर होती है, तो प्रिपेयर शुगर को ग्लूकोज कहा जाता है। देन इसके बाद ये कन्वर्ट होता है इन सुक्रोज, इसे ट्रांसपोर्टेटरी शुगर भी कहा जाता है। ये डाइसेक्राइड होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है सुक्रोज। इसकी लोडिंग हमें देखने को मिलती है फ्लोएम में, फ्लोएम में देखने को मिलती है। ये एक एक्टिव प्रोसेस होती है। फिर मीडियम ऑफ फ्लोएम बिकम हाइपरटोनिक जो है वो इसका मीडियम हो जाता है, जिसमें कि कंसंट्रेशन जो है वो हमें सुक्रोज की ज़्यादा देखने को मिलती है और वाटर का जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर मूव कर जाता है। जाइलम से वाटर जो है वो इनटू फ्लोएम एंटर करता है और ड्यू टू वाटर एंड फूड और वाटर जब मिलते हैं तो इनमें प्रेशर जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है फ्लोएम सेल्स में, तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इसी वजह से मास फ्लो एंड बल्क फ्लो देखने को मिलता है वाटर एंड फूड का टुवर्ड्स द रूट, ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ये देखने को मिलता है। और देन उसके बाद अनलोडिंग ऑफ फूड देखने को मिलती है रूट्स में। तो जैसे ही अनलोडिंग होती है रूट्स में फूड की, तो जो वाटर का पोटेंशियल है वो राइज कर जाएगा फ्लोएम में और देन उसके बाद जो वाटर है वो मूव कर जाएगा फ्लोएम से फिर से किसमें, जाइलम के सेल्स में। तो इस तरह से ये हमें देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन जो है वो हमें टेम्परेट्स प्लांट में देखने को मिलती है, जिसमें कि ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन, जैसे ही स्प्रिंग सीजन होता है न्यू लीव्स कम हो जाती हैं, न्यू लीव्स आने लग जाती हैं प्लांट्स में, तो ट्रांसलोकेशन ऑफ फ्लोएम
फ्रॉम रूट्स टू लीव्स होता है, अपवर्ड होता है, क्योंकि जो नई लीव्स होती हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो नहीं करेंगी, तो जो सोर्स होता है वो रूट होती हैं, क्योंकि रूट में स्टार्च की फॉर्म में देखने को मिलता है हमें फूड, और उस स्टार्च का यूज़ करके जो है वो न्यू लीव्स को फूड दिया जाता है। तो अपवर्ड मूवमेंट इसमें देखने को मिलती है ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन, ये देखने को मिलता है। बाकी रेस्ट सीजन जैसा हमने देखा डाउनवर्ड देखने को मिलता है, उसी तरह से चलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेट प्लांट की ही। तो टेम्परेट प्लांट जो होते हैं उनमें न्यू लीव्स जब आती हैं तो अर्ली वुड वो उसमें फॉर्मेशन होती है, स्प्रिंग वुड इसे कहा जाता है। इस समय उसमें कैम्बियम मोर एक्टिव हो जाती है, क्योंकि न्यू लीव्स उसमें आ गई हैं उस प्लांट में, तो उसमें बहुत ज़्यादा वाटर की उसको ज़रूरत है, तो इसमें कैम्बियम जो है वो मोर एक्टिव हो जाएगी, और फॉर्मेशन ऑफ जो जाइलम के एलिमेंट है उनकी फॉर्मेशन हो जाएगी, और ल्यूमन जो है वो वाइडर हो जाता है। तो ल्यूमन जो होता है वो वाइडर देखने को मिलता है जब न्यू लीव्स आती हैं, या स्प्रिंग वुड जब होती है तो ल्यूमन जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, और डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि ल्यूमन बहुत बड़ा हो गया है तो डेंसिटी जो है वो कम होती है, लाइट कलर इसमें देखने को मिलता है। इसी तरह से लेट वुड की बात करें तो उसे ऑटम वुड कहा जाता है, लीव्स जब झड़ जाती हैं उस टाइम देखने को मिलता है, विंटर वुड इसे कहा जाता है। तो कैम्बियम जब, क्योंकि इसमें लीव्स है ही नहीं, तो कैम्बियम की जो एक्टिविटी है वो बहुत लेस हो जाती है, फॉर्मेशन ऑफ लेस जाइलम एलिमेंट्स जो हैं इसमें बनते हैं, ल्यूमन बहुत नैरो हो जाए, इस तरह से बहुत नैरो ल्यूमन देखने को मिलता है। बहुत नैरो ल्यूमन होने की वजह से जो डेंसिटी है वो हाई हो जाती है, डार्क कलर की वुड हमें देखने को मिलती है। तो जो स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सबसे बीच में हमें देखने को मिलता है मेडुला के अराउंड हमें देखने को मिलती है ये लार्ज ल्यूमन वाली जो वुड होती है, उसे कहा जाता है स्प्रिंग वुड, ये देखने को मिलती है, और इसकी डेंसिटी जो है वो कम होती है। देन उसके बाद स्मॉल ल्यूमन की वुड देखने को मिलती है, जिसे हम ऑटम वुड कहते हैं। एनुअली एक साल में हमें ये दोनों देखने को मिलती है, तो इसे हम एनुअल रिंग कहते हैं। इस तरह से ये एनुअल रिंग हमें देखने को मिलती है, और देन उसके बाद फिर से अगले सीजन में हमें स्प्रिंग वुड देखने को मिलेगी, देन उसके बाद फिर से ऑटम वुड आएगी। इस तरह से वेरियस एनुअल रिंग्स हमें देखने को मिलती है। तो हेल्प इन एस्टिमेट ऑफ द एज ऑफ द ट्री, तो ये जो एनुअल रिंग्स हैं इनकी हेल्प से हम जो है वो किसी ट्री की एज को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो है वो ब्रांच है बायोलॉजी की, जिससे वजह से हमें एज ऑफ प्लांट जो है वो एस्टिमेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट इसमें एक्सपेरिमेंट है जिसे कहा जाता है गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट या रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। ये जो गर्डलिंग एंड रिंगिंग एक्सपेरिमेंट है ये डेमोस्ट्रेट करता है स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड ट्रांसपोर्टेशन, कि फ्लोएम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल करता है फूड के ट्रांसपोर्ट को, और इसे दिया था हर्टिंग ने और एक्सप्लेन किया था इसे मालपेगी ने। तो इस तरह से हम एक प्लांट के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें हमें लीव्स देखने को मिलती है, स्टेम देखने को मिलती है एंड रूट देखने को मिलती है। तो बार्क को अगर हम रिमूव करते हैं उसमें जो है वो आउटरली फ्लोएम जो है वो रिमूव हो जाता है, क्योंकि लीव्स जो है वो फ्रूट को बनाने का काम करती है, और ये फूड जो है वो फ्लोएम की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होगा। लेकिन अगर हमने बार्क को रिमूव कर दिया है उससे जो है वो फ्लोएम भी रिमूव हो गया है, जिसकी वजह से ये सॉलन पार्ट में हमें देखने को मिलता है, फूड यहाँ पे स्टोर हो जाता है। क्योंकि फ्लोएम को हमने रिमूव कर दिया है तो लोअर पार्ट में फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, और यहीं पे सॉलन पार्ट में ही हमें देखने को मिलेगा। सो फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट नोट में हम लर्न करते हैं गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन द फर्स्ट, इसमें है मोनोकॉट स्टेम। तो मोनोकॉट स्टेम में हमें नहीं देखने को मिलेगा गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। सेकंड, हमें गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट नहीं देखने को मिलता है कुकुरबिटेसी एंड सोलेनेसी फैमिली में। फर्स्ट हम मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉट स्टेम में हमें गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट इसलिए नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि उसमें स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल होते हैं, जिसे हम एटेक्टोस्टील टाइप कहते हैं। तो वेस्कुलर बंडल जो है इसमें सभी स्कैटर्ड होंगे, तो उनमें से हम फ्लोएम को रिमूव नहीं कर सकते हैं, इसलिए गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट मोनोकॉट में नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुकुरबिटेसी और सोलोनेसी फैमिली। इनमें हमें देखने को मिलते हैं बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल। तो बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल का मतलब होता है जिसमें हमें आउटर फ्लोएम देखने को मिलता है, देन उसके बाद आउटर कैम्बियम, देन जाइलम, देन इनर कैम्बियम एंड इनर फ्लोएम इसमें देखने को मिलता है। तो इसमें भी हम फ्लोएम को रिमूव नहीं कर सकते हैं, तो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट इसमें भी नहीं देखने को मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।